हे गाइस, आप देख रहे हैं न्यूरा पाठशाला एजुकेशन। और जैसा आपको पता है कि मैं अभी जो वीडियोस लेके आ रही हूँ वो है क्विक रिवीजन वीडियो हमारी साइंस पर। तो ताकि जो भी बच्चे मतलब जिनको लगता है कि उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है बट स्टिल दे वांट टू स्कोर मतलब मिनिमम एटलीस्ट वो 50 to 70 स्कोर करना चाहते हैं, तो क्या करें, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। और इस वीडियो के थ्रू जो जितना भी मैं टिक मार्क कर रही हूँ उस चैप्टर में से पर्टिकुलर टॉपिक को, तो प्लीज़ उतनी उतनी लाइन्स जरूर पढ़ के जाए और उसको फिर अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ के जाए। इट्स माय प्रॉमिस कि आप ज़रूर बहुत अच्छे से नंबर ले पाओगे। और एक क्विक रिवीजन, जैसे आपको पता है कि मोस्टली पूरी बुक को नहीं पढ़ना होता है, बुक में से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जिसे हमें पढ़ना होता है, तो वो आपको पढ़ना है, ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग इट्स माई रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू, प्लीज़ गाइस जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं इसे लाइक करना ना भूलें ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े और अपकमिंग वीडियोस में मैं आपके लिए ऐसे सारे टॉपिक्स को कवर कर पाऊँ। एंड अलॉन्ग विद दिस कि जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ जो है शेयर करिए ताकि ये वीडियोस उन तक भी पहुँचे और उनको भी ये जो है किसी न किसी तरह से हेल्प दे सके, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे जो थर्ड टॉपिक है और इससे पहले मैंने दो चैप्टर की वीडियोस ऑलरेडी कवर कर चुकी हैं, तो आप उनको भी गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला जो आपको मेटल नॉन मेटल में पढ़ना है दैट इज़ फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर क्या है, मेटल की कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, अगर कभी बोल दिया जाए तो आपको कौन कौन सा याद रख लेना। देखिए, पहला होता है दैट इज़ लस्टर। देखिए यहाँ पे लिखा है ना लस्टर, तो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब याद कर लीजिए। दैट इज़ मेटल इन देयर प्योर स्टेट हैविंग अ शाइनी सरफेस एंड दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड मेटालिक लस्टर। मतलब क्या होता है, जो मेटल प्योर स्टेट में होता है वो कैसा होता है, शाइनी उसका सरफेस होता है, ठीक है, बिल्कुल चमकीला सा सरफेस होता है। और उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, मेटल की उस फिजिकल प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लस्टर। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। और ये इस लाइन में मतलब यहाँ पर आपको इतना ही पढ़ना है, यहाँ से लेके इतना। कम टू नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास होता है दैट इज़ हार्डनेस, ठीक है। तो दूसरी बात जो हमारे पास है दैट इज़ हार्डनेस ऑफ मेटल। कि मेटल क्या होता है, दैट इज़ जनरली हार्ड होते हैं, है ना। आप ऐसे नहीं देखोगे, अब मरकरी बेशक मेटल है, वो लिक्विड इन स्टेट में रहती है, बाकी जितने मेटल्स मिलेंगे आपको वो कैसे हैं, बेसिकली हार्ड होते हैं, है ना। तो ये आप थोड़ा सा सेकेंड प्रॉपर्टी जो हमारी है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, वो क्या है, दैट इज़ मेटल आर जनरली हार्ड, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद जो होता है दैट इज़ मेलिएबिलिटी। क्या होता है, मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी में क्या है कि सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। कि कुछ मेटल्स को हम क्या कर सकते हैं, पीट कर उसको क्या कर सकते हैं, पतली सी मेटल की जो है एक क्या बोल सकते हैं, चादर टाइप की बना सकते हैं। क्लियर हो गया। और इस प्रॉपर्टी को, इस मेटल की इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज डक्टिलिटी। क्या होती है, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, दैट इज डक्टिलिटी द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। कि मतलब हम क्या कर सकते हैं, मेटल को पतली जो है वायर की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को, मेटल की इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड डक्टिलिटी। तो गाइस अभी तक हमने 4 प्रॉपर्टी पढ़ चुकी हैं। वो कौन सी थी, एक लस्टर पढ़ ली हमने, एक हमने पढ़ ली हार्डनेस पढ़ ली हमने, एक हमने मेलिबिलिटी पढ़ ली, और एक क्या है, डक्टिलिटी पढ़ ली। लेट्स मूव ऑन और आगे देखते हैं और कौन कौन सी। लेकिन इससे पहले एक इंपॉर्टेंट फैक्ट दे रखा है, ये भी आप इसे पढ़ लीजिएगा। देखिए क्या लिखा है, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट अ वायर इज अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। मतलब 1 ग्राम गोल्ड से आप अगर पूछा जाए कितनी लंबी वायर बना सकते हो, दैट इज 2 किलोमीटर। गॉट इट। तो ये एक अच्छा और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, अगर वो चाहे तो एमसीक्यू के फॉर्म में आपसे पूछ सकते हैं, तो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो होता है कि मेटल जो होता है इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। तो ये भी याद रख लेना, मेटल इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, एंड उसका क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। इसके बाद लिखा है बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर। की हीट का जो बेस्ट कंडक्टर होता है, ठीक है, तो वो कौन सा होता है, कॉपर और सिल्वर होता है। एंड अलॉन्ग विद दिस लीड एंड मर्करी आर कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ठीक है। क्योंकि वो क्या है, देखिए कोई भी गुड कंडक्टर होने का मतलब है कि वो उसका फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा, मतलब हीट ट्रांसफर कर रहा होगा, तो वो गुड कंडक्टर है ना। और अगर वो ट्रांसफर नहीं करेगा इट मीन्स वो गुड कंडक्टर नहीं है। गॉट इट। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो अभी जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ ली है दैट इज मेल्टिंग पॉइंट। एक तो मेटल के हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद आपको एक फुल फॉर्म याद कर लेना, दैट इज PVC का, ठीक है।
जो है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये आपको थोड़ा सा पीवीसी का फुल फॉर्म प्लीज़ 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 याद कर लीजिएगा, इन केस वो हो सकता है एमसीक्यू की फॉर्म में आपको जो है पूछ ले, ठीक है। तो जब भी कभी कोई कैरी करता है करंट, ठीक है, कोई भी वायर अगर कैरी करता है करंट तो उसके ऊपर क्या है, इसकी एक लेयर चढ़ा दी जाती है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है, ताकि क्या हो, आपको झटका वगैरह ना लगे, कोई शॉक वगैरह ना लगे। इसके बाद क्या है, सोनरस एक प्रॉपर्टी और है फिजिकल की, दैट इज जो है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, दैट इज मेटल दैट प्रोड्यूस साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस आर सेड टू बी सोनरस। मतलब क्या हुआ कि जब भी कभी आप किसी मेटल को ऊपर से लेके उठा के नीचे फेंकोगे, इट ऑलवेज प्रोड्यूस साउंड, तो वो हमेशा क्या करेगा, साउंड प्रोड्यूस करेगा। और मेटल की इस फिजिकल प्रॉपर्टी को वी कॉल्ड इट सोनरस। तो आई होप आपको जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल के, आपको वो समझ में आए होंगे, ठीक है गाइस। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास है नॉन मेटल, ठीक है। तो जैसा आपको पता है कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं, जितनी भी गैसेस आ जाती हैं दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन गैस, जो है नॉन मेटल। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल्स आर कार्बन, सल्फर, आयोडीन, आफ्टर दैट ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा, ठीक है। और नॉन मेटल्स आर आइदर इन सॉलिड और गैस एक्सेप्ट ब्रोमाइन विच इज़ अ लिक्विड। बस, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, समझ में आ रहा है आपको, ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जितने भी नॉन मेटल होते हैं गाइस, वो या तो सॉलिड में होंगे या वो गैस में मिलेंगे, लेकिन लिक्विड के फॉर्म में कोई भी नॉन मेटल नहीं मिलता है। क्लियर हो गया आप लोगों को। तो वो अब इसमें पूछा जाएगा कि बताइए ऐसे नॉन मेटल का नाम बताइए जो बेसिकली लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है कि ब्रोमाइन एक ऐसा नॉन मेटल है दैट इज प्रेजेंट इन लिक्विड। गॉट इट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इसके बाद कुछ एक्सेप्शन केस दे रखे हैं, हमें क्या दे रखे हैं, एक्सेप्शंस दे रखे हैं, ठीक है। तो वो एक्सेप्शंस की बात करेंगे, लाइक एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, जैसे मैं क्या कहूँ कि सारे के सारे मेटल्स जो हैं वो सॉलिड में होते हैं, लेकिन क्या है, मरकरी एक ऐसा है जो कि क्या है, लिक्विड फॉर्म में है ना, तो रूम टेम्परेचर पे। तो ये क्या है, एक एक्सेप्शन है। तो ऐसे ही कुछ एक्सेप्शंस जो है मेटल नॉन मेटल, उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या दे रखा है कि ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी, सारे मेटल किसको छोड़कर, मरकरी को छोड़कर, एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मतलब रूम टेम्परेचर पे वो क्या करेगा, सॉलिड शेप में रहेगा। क्लियर हो गया। तो ये आपको पता होना चाहिए। एंड यू हैव ऑब्जर्व्ड दैट मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग बॉइलिंग हाई मेल्टिंग पॉइंट। देखिए कि जो मेटल होता है उनका जो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है कि जिस लेवल पे जाके कोई चीज़ क्या होगी, जैसे आप इतनी हीट उसको, पर्टिकुलर हीट उसको, केल्विन की हीट उसे प्रोवाइड करिए ताकि वो क्या करे, इस पर्टिकुलर हीट पे जाके क्या हो जाएगा, वो मेल्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया आपको। तो वो उसकी मेल्टिंग पॉइंट होती है। ऐसा तो नहीं होता ना कभी भी, जैसे आप एक एग्जाम्पल के तौर पर सोचिए, एक कागज़ है, उसको सिर्फ आप आग लगाइए, वो तुरंत जल जाएगा, जलेगा कि नहीं जलेगा। लेकिन अगर मैं लोहा ले लूँ, क्या वो तुरंत जलेगा? नहीं, उसको उसके मेल्टिंग पॉइंट तक हमें लेके जाना पड़ता है ताकि वो वहाँ पर जाके क्या हो सके, पिघल सके। क्लियर हो गया। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट क्या है, बट गैलियम हो गया है, सीजियम हो गया, हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। तो देख रहा है आपको ये इनका क्या होता है, बहुत ज़्यादा लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। और क्या बताया हुआ देखिए, एंड दीज टू मेटल्स, कौन से दो मेटल की बात हो रही है, गैलियम की और सीजियम की बात हो रही है, सॉरी केसियम की बात हो रही है। और ये दो मेटल्स होते हैं, विल मेल्ट इफ़ यू कीप देम ऑन योर पाम, कि अगर आप उसको अपनी हथेली पर रखते हैं तो ये तुरंत ही क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट इसके बाद जो हमें सेकंड पॉइंट पढ़ना है दैट इज आयोडीन। आयोडीन बेसिकली क्या होता है, इट इज़ नॉन मेटल। आयोडीन क्या है, इज़ अ नॉन मेटल, बट वो लस्ट्रस होता है, मीन्स चमकीला। मैंने आपको पहली फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ाई थी मेटल की, और उसमें बताया था कि ऑल मेटल्स आर लस्ट्रस होते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया है कि आयोडीन एक बेसिकली नॉन मेटल है, लेकिन वो कैसा होता है, लस्ट्रस होता है। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद इसमें थर्ड बताया हुआ है दैट इज़ कि कार्बन जो है, कार्बन इज़ अ नॉन मेटल। आपको बताया था अभी कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है ना, ये सारे क्या है, आपके नॉन मेटल्स हैं। दैट कैन बी एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म, ये क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है। एंड ईच फॉर्म इज़ कॉल्ड एलोट्रॉप्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एलोट्रॉप्स का मतलब पता होना चाहिए। एलोट्रॉप्स मतलब कि किसी की भी डिफरेंट फॉर्म्स कहेंगे ना, ठीक समझ में आ रहा है। जैसे कि हाइड्रोजन की मान लो कोई डिफरेंट फॉर्म हो गई है, ठीक है,
नाइट्रोजन की मान लीजिए डिफरेंट फॉर्म हो गई है, तो डिफरेंट फॉर्म्स जो होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम एलोट्रॉप्स कहते हैं। यहाँ पर हम कार्बन की फॉर्म्स की बात कर रहे हैं, और कार्बन की जो दो फॉर्म्स हैं, एक इसमें बात करेंगे हम डायमंड की और दूसरी बात करेंगे ग्रेफाइट की, ठीक है। तो डायमंड की बात कर लेते हैं। कहा गया है एन एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन इज hardest natural substance known and has a very high melting and boiling point। तो क्या बताया है कि डायमंड जो होता है बच्चे, वो बहुत ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है और उसका क्या होता है, हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। अलॉन्ग विद दिस देखिए ग्रेफाइट जो है अनदर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन होता है एंड इट इज़ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो मतलब क्या है कि जो ग्रेफाइट है गाइस, वो क्या करती है, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हमें हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद जो लास्ट एक्सेप्शन है दैट इज एल्कली। एल्कली मेटल्स कौन से एग्जाम्पल आपको पक्का याद रखना है हर हालत में, ये मैं स्टार मार्क कर दे रही हूँ। हो सकता है वो ऐसे 3 ऑप्शंस दे, 4 ऑप्शंस दे के इन 3 का नाम दे दे और चौथा कोई गलत वाला दे दे, फिर आपसे वो पूछेंगे बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप लोगों को तो तभी बता पाओगे ना कि जब आप लोगों को इसके बारे में नॉलेज होगी कि एल्कली मेटल्स कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया है, एक बताया है लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, एंड ऑल दीज 3 आर द एग्जाम्पल ऑफ एल्कली मेटल्स आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विद अ नाइफ। मतलब ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं कि क्या है, उनको हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं, एंड दे हैव अ लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए मैं आपको बिल्कुल टू द पॉइंट पे जा रही हूँ ताकि आप लोगों को जो है ज़्यादा परेशानी ना हो, ठीक है। अच्छा, अब जो आपके पास है, बोला गया है व्हाट हैपन व्हेन द मेटल्स आर बर्नट इन एयर, कि क्या होगा जब हम मेटल्स को क्या करते हैं, एयर के साथ बर्न करेंगे। तो देखिए एक बात बता दूं, एयर में क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। इसी के उसने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे कॉपर है, कॉपर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या कर रहा है गाइस, रिएक्ट कर रहा है और प्रोडक्ट हमें क्या बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड बता रहा है, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है एल्यूमिनियम का। तो ये बच्चे ये जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए इक्वेशंस को, कि जब भी कभी केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो जब भी क्वेश्चन आए आपके पास, अगर आपको उससे रिलेटेड इक्वेशंस आती है तो प्लीज़ राइट डाउन इन योर आंसर शीट, क्योंकि अगर आप उनको लिख देते हो तो मतलब समवेयर समहाउ यू विल गेट अ गुड इंप्रेशन इन फ्रंट ऑफ द टीचर, ठीक है। और ऑटोमेटिकली अगर ना चाहते हुए भी वो आपको अच्छे नंबर दे ही देगा। तो आप प्लीज़ 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 जो है इसका जो एक बार जो है प्रॉपरली उसकी इक्वेशंस को अच्छे से याद कर लें, ठीक है। तो एल्यूमिनियम जो है बेसिकली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है तो क्या बना रही है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रही है। अब इस पूरे पैराग्राफ में व्हाट यू हैव टू रीड, इसमें आपको पढ़ना है दैट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सच मेटल ऑक्साइड, ऐसे मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ, जो दोनों के साथ रिएक्ट करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है, ऐसे मेटल ऑक्साइड जो दोनों के साथ रिएक्ट करेंगे, मीन्स एसिड के साथ एज वेल एज बेस के साथ, टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो मतलब ऐसे मेटल ऑक्साइड जो बेसिकली किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट करेंगे, और क्या देने वाले हमें, मेटल और सॉल्ट एंड वाटर देंगे, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहेंगे। अब इनके जो आपको एग्जाम्पल्स जरूर याद होने चाहिए, मीन्स इक्वेशन जरूर याद होनी चाहिए। तो ये जो इक्वेशंस दी है प्लीज़ इन्हें अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब इस पैराग्राफ में क्या पढ़ना है, लेट्स एक्सप्लेन यू। अगर इस पैराग्राफ की बात करें तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो है, एक मिनट गाइस, यस, आपको यहाँ पर देखिए क्या पढ़ना है कि सबसे पहली बात बोल रखी है कि ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन इन द सेम रेट डिफरेंट। ओके, ये नहीं पढ़ना है आपको, यहाँ से पढ़ लीजिएगा। मेटल सच एज पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट सो विगरसली दैट दे कैच फायर इफ केप्ट इन द ओपन। तो क्या कहा गया है कि जो लाइक पोटेशियम होता है ना गाइज, वो बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल होता है। क्या होता है, रिएक्टिव मेटल होता है पोटेशियम एंड सोडियम। मतलब इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि
अगर आप उसको बाहर रखोगे ना, वो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आग लगा देगा। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो इसका मतलब कि क्या है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, हेंस टू प्रोटेक्ट दैम, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, दैम कौन है, पोटेशियम एंड सोडियम, तो कहते हैं एंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर, कोई भी मतलब कि ना चाहते हुए जो फायर हो जाती है, एक्सीडेंटल फायर होती है, ठीक है, दे आर केप्ट इन कैरोसिन ऑयल। तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है बार बार रिपीटेडली, दे आर कीप आस्किंग द सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन कि जो वाई वी आर केप्ट सोडियम एंड पोटेशियम इन कैरोसिन ऑयल। तो अब आपको पता चल गया, बिकॉज these two metals are highly reactive, if they are kept in open they easily catch fire, ठीक है। तो इस करके इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सीडेंटल फायर को, तो हम क्या करते हैं, हम उसे केरोसिन ऑयल में रखेंगे। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा इसमें से याद करनी है, और आई डोंट थिंक सो इसके अलावा कुछ ऐसा है खास है। बाकी आपको पता है कि सिल्वर और जो गोल्ड होता है गाइस, वो कभी भी रिएक्ट नहीं करता ऑक्सीजन से, और यही रीज़न है कि आप देखते हो हम जनरली जो लेडीज़ हैं या जेंट्स भी अपनी रिंग है, चेन है, ये सब गोल्ड का ही बनवाते हैं ना। तो गोल्ड का क्यों बन रहा होता है, क्योंकि वो क्या है, वो रिएक्ट नहीं करेगा और उसका कलर भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, इसको किसी हालत में मत छोड़िएगा। व्हाट हैपन व्हेन द मेटल रिएक्ट विद वाटर। देखिए गाइस, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि क्या होगा अगर कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है। तो देखो 3 कंडीशन याद रखनी है। अगर मेटल क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, या तो क्या है वो क्या करेगा उसमें मतलब या तो वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। तो 3 कंडीशन में वाटर से रिएक्ट करेगा, या तो कोल्ड वाटर के साथ, या वो हॉट वाटर के साथ, या वो स्टीम के साथ। क्लियर होगा आपको? तो वो 3 कंडीशन में मतलब रिएक्ट कर सकता है मेटल, या तो वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, या फिर हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, या फिर वो स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा। तो अब हम इसके बारे में जो है 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं। ये देखिए, सबसे पहला आपको अगर ये देखोगे आप गाइस, ये अगर जिसने पूरा सिलेबस प्रॉपरली विद एक्टिविटीज़ पढ़ रखी हैं, ठीक है। वैसे तो मैं एक्टिविटीज़ के ये जो मैं आपको जितना भी बता रही हूँ, ये सारे जो रिजल्ट हैं एक्चुअली एक्टिविटी के बाद के ही हैं, ठीक है। तो इतना दिक्कत नहीं आएगी आपको, बाकी मैं आपको एक्सप्लेन हर चीज़ कर रही हूँ, ठीक है। लिखा हुआ है यहाँ पे कि मेटल्स जो है रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। मेटल ऑक्साइड दैट आर डिजॉल्व इन वाटर soluble in water dissolve in it so further form metal hydroxide। तो यहाँ पे क्या बोला है, सबसे पहले अगर हम क्या करते हैं, मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। किसको करते हैं, मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड मिलेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस मिलेगा। और यहाँ पे देखिए मेटल ऑक्साइड क्या करेंगे, फिर हम ये जो मेटल ऑक्साइड है उसका रिएक्शन किससे साथ करने वाले हैं, दैट इज़ जो है मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन हम वाटर के साथ करेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बन जाएगा। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, मेटल्स लाइक पोटेशियम है, सोडियम है, रिएक्ट विगरसली विद कोल्ड वाटर। तो बस यही आपका क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि बताइए, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि ऐसे कौन से मेटल है, गिव द एग्जांपल ऑफ दोज मेटल दैट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। तो ऐसे मेटल का नाम बताइए जो कि क्या करते हैं, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। देन यू हैव टू गिव दीज 2 नेम्स, दैट इज सोडियम एंड पोटेशियम। क्लियर हो गया? और इनकी रिएक्शन आपको जल्दी से याद कर लेनी है। और देखिए क्या लिखा हुआ है, इन केस ऑफ द सोडियम एंड पोटेशियम द रिएक्शन इज सो वायलेंट, इतनी भयानक होती है, एक्सोथर्मिक बताया था ना, एक्सोथर्मिक वो होती है गाइस जिसमें क्या होता है, रिएक्शन के टाइम पे हीट रिलीज होने वाली है, ठीक है। तो कहते हैं दैट इवॉल्व हाइड्रोजन इमीडिएटली कैच फायर, और इसमें क्या हो जाएगा, जो हाइड्रोजन बाहर निकल रही होगी तुरंत ही क्या कर लेगी, फायर को पकड़ लेगी। क्लियर हो गया आपको? तो पहला आपको जो याद रखना दैट इज कि जो कोल्ड वाटर के साथ कौन से मेटल्स हैं जो रिएक्ट करते हैं, तो आपको क्या बताओगे, सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट आपको जो याद रखना है दैट इज कैल्शियम की बात कर लेते हैं। कहते हैं रिएक्शन ऑफ द कैल्शियम विद वाटर इज लेस वायलेंट, बोलता है सॉरी, देखिए क्या कहा गया है कि जो कैल्शियम है वो वाटर के साथ क्या है, वायलेंटली लेस वायलेंटली रिएक्ट करता है, एंड हीट इवॉल्व इज नॉट सो सफिशिएंट फॉर हाइड्रोजन टू कैच फायर। मतलब इसमें जब ये रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो हीट तो निकलती है, बट इतनी तेज हीट नहीं निकलती है कि हाइड्रोजन क्या कर ले, वाटर को फायर को कैच कर ले। गॉट इट? तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें ये है, देखिए कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज ऑफ द बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू द सर्फेस ऑफ द
मेटल। तो ये बताया गया है कि जो बबल्स होते हैं, हाइड्रोजन गैस के बबल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, मेटल के सरफेस के साथ जाके स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। और अगर वो चिपक जाएंगे तो क्या करेगा, कैल्शियम क्या करेगा, फ्लोट करना शुरू कर देंगे। तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बताइए कैल्शियम जो है बेसिकली फ्लोट करना क्यों शुरू कर देता है अगर हम उसे पानी में रिएक्ट करते हैं। तो क्या रीज़न बताओगे, बिकॉज जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स होते हैं वो उसके सरफेस पे क्या जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, एंड दैट्स द ओनली रीजन बिकॉज ऑफ विच स्टार्ट फ्लोटिंग, ठीक है, इन वाटर। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट क्या है, मैग्नीशियम डू नॉट रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर, सो इट रिएक्ट विद द हॉट वाटर। तो अभी तक मैंने आपको बता दिया मेटल के नाम जो कि कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते थे, दैट वाज पोटेशियम एंड सोडियम। और नेक्स्ट मेटल जो आपको बता रही हूँ मैग्नीशियम, वो बेसिकली किसके साथ रिएक्ट करता है, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, यस तो यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि जो है इट रिएक्ट विद द हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर, एंड इट ऑल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग टू द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिक टू इट्स सरफेस। मतलब यहाँ पे जैसे कैल्शियम भी क्या कर रहा था, वो रिएक्ट कर रहा था, उसके सरफेस पे हाइड्रोजन गैस के बबल्स स्टिक हो जाते थे, जिसकी वजह से वो फ्लोट करना शुरू होता था। एंड सिमिलरली ऐसा ही किसके साथ है, मैग्नीशियम के साथ भी है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम आगे। देखिए कहते हैं कि मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर। तो देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन बन गई। देखिए ये पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो बोलता है ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करेंगे, नाइदर ना तो वो क्या है, नाइदर विद कोल्ड वाटर और जो है हॉट वाटर। ये किसके साथ करेंगे, ये बेसिकली स्टीम के साथ जो है रिएक्ट करेंगे, ठीक है। बट दे रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाएंगे। लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज मेटल सच एज लीड हो गया है, कॉपर हो गया है, सिल्वर हो गया है, गोल्ड हो गया है, डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। वो वाटर की किसी फॉर्म से रिएक्ट नहीं करने वाले हैं, ना तो वो कोल्ड वाटर के साथ, ना हॉट वाटर के साथ, ना स्टीम के साथ। तो आई होप आपको ये पूरा पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्या बोला हुआ है, व्हाट हैपन व्हेन द मेटल रिएक्ट विद एसिड। क्या होगा अगर मेटल जो है वो क्या कर रहा है, एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो आप एक चीज़ याद रखिए कि अगर मेटल कभी भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट। और पूछा जाएगा कौन सी गैस रिलीज करेगा, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे आपके पास देखिए क्या बताया है कि कभी भी क्या होता है, एक मिनट, यस कभी भी क्या होता है, अगर हाइड्रोजन गैस जो है कभी भी नहीं निकलेगी नहीं, इवॉल्व नहीं होगी, जब भी कभी मेटल क्या करेगा, रिएक्ट करेगा नाइट्रिक एसिड के साथ, ठीक है। क्लियर हो गया। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जो नाइट्रिक एसिड है इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर हो गया आप लोगों को, क्योंकि ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस कि मेटल जो है, वैसे जनरली अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जनरली जो है मेटल, ठीक है, जनरली मेटल जो है वो क्या करता है, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है ना, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। पर अगर पूछा जाए ऐसे कौन किसके साथ मतलब रिएक्ट करने पर वो नहीं करेगा, मतलब तो आप क्या बताओगे, जब वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो मतलब क्या नहीं करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेगा। अगर इसका रीज़न पूछा जाए तो क्या बता दोगे, रीज़न ये रहता है क्योंकि जो आपका नाइट्रिक एसिड है वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये आपके पास है, बहुत अच्छा है, मैंने 2-3 बार सैम्पल पेपर में क्वेश्चन भी देख लिया, दैट इज एक्वारीजिया, ठीक है, एक्वारीजिया। तो सबसे पहले एक्वारीजिया का मतलब क्या है, देख इसका लैटिन का मतलब होता है रॉयल वाटर मतलब होता है, एंड इट इज़ जो है फ्रेशली प्रिपेयर मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो पहली बात है, इसका जो घोल बनाया जाएगा, घोल समझते हो ना, मिक्सचर बनाया जाएगा, वो किससे बनाएगा, एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और साथ में नाइट्रिक एसिड। लेकिन जब हम इसका मिक्सचर बनाएंगे तो इसके जो रेशो रखना है वो क्या रखना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो HCl होता है उसका रेशो कितना रखना है, 3, और नाइट्रिक एसिड जो है HNO3 उसका आपको कितना रखना है, दैट इज़ 1, ठीक है, उसका कितना रख लेना है, 1। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कितना, 1। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। और इससे होता क्या है, इट कैन डिजॉल्व गोल्ड इवन दो नाइदर ऑफ दीज एसिड कैन बी डू सो अलोंग। बोलता है कि गोल्ड को अकेले मिलकर चाहे फिर वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो और चाहे फिर वो नाइट्रिक एसिड हो, दोनों में से कोई भी डिजॉल्व नहीं कर पाता है, याद रखना, ठीक है। लेकिन अगर इनका सोल्यूशन इस रेशो में प्रिपेयर किया जाए,
ठीक है, इनका जो मिक्सचर इस रेशियो में प्रिपेयर किया जाए तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, गोल्ड को डिसॉल्व कर पाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको पूरा समझा दिया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट आपके पास क्या बस खत्म होने को ही है। बोलता है कि जो है हाउ डू मेटल रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट, कि कैसे जो है मेटल जो है अदर मेटल सॉल्ट के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा खास नहीं बताया, बस ये बताया है यहाँ पे क्या हो रहा है, जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने आपको पहले ही बताया था कि होता क्या है, जब हाईली रिएक्टिव मेटल लीस्ट रिएक्टिव मेटल को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है उसकी पोजीशन पे, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें आपको सिर्फ जो है ये, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में भी आया था आपके पास फर्स्ट चैप्टर में, इसलिए मैं इसे ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, आगे जो आपको याद रखना है प्लीज़, इसकी जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है ये याद कर लेना। हर बार चाहे 2 नंबर में हो चाहे 1 नंबर में हो, वो हमेशा ऐसे पूछ लेते हैं, ऐसे ऊपर नीचे करके दे देंगे। मैग्नीशियम दे दिया मान लीजिए, लीड दे दिया है, ऐसे पोटेशियम दे दिया है, सोडियम दे दिया है। आफ्टर दैट वो क्या करेंगे, बोलेंगे बताइए, जैसे यहाँ पे सोडियम डाल दिया है, लीड डाल दिया है, ऐसे मैग्नीशियम डाल दिया है, फिर पोटेशियम डाल दिया, ऐसे 4 ऑप्शंस करके देंगे और वो पूछेंगे बताइए इसमें से कौन सी करेक्ट है उनकी रिएक्टिविटी सीरीज़ के हिसाब से। तो ये तो सिर्फ तब पॉसिबल होगा जब आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ का पता होगा। तो प्लीज़ ये जितना हमने दिया हुआ है ना कंटेंट, उसको तो आप इसकी रिएक्टिविटी के हिसाब से याद कर लीजिएगा। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फायर, है ना। तो इस तरह से आप पूरे इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है दैट इज़ हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट, कि कोई भी मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करता है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए जब भी मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करेंगे तो वो क्या करेंगे, अपने आयंस को जो है क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। ठीक है, देखिए वो हर एक जो है, हर एक मतलब जो आपका क्या है होता क्या है, सब के सब क्या चाहेंगे कि अपने आप को जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके नोबल गैस बनाने की कोशिश करेंगे। और नोबल गैसेस कौन सी होती हैं गाइस, वो होती हैं जो बेसिकली क्या है, ना तो क्या कहते हैं, ना तो किसी को देने वाली है, मतलब ना तो लूज़ करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, ना वो गेन करेंगी, मतलब उनकी जो आप कह सकते हैं आउटर मोस्ट शेल जो होती है ना, वो क्या होती है, कंप्लीटली फिल्ड होती है। आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि क्या होती है वैलेंसी, है ना, वैलेंसी क्या होगी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये क्लास 9 में पढ़ा है। ये क्योंकि क्विक रिवीजन वीडियो है तो यहाँ मैं आपको ये सब चीज़ें नहीं बताऊँगी। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस पर भी एक वीडियो ले आऊँगी, वहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दूँगी अलग से। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा आप इसमें से पढ़ लीजिएगा कि जो है सबसे पहले जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि सोडियम एटम्स हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, सोडियम का जैसे ये सोडियम है आपके पास, है ना, सोडियम का जो अगर हम देखें एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, और अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो क्या होगा, K, L, M और N, है ना। तो K में कितने आएंगे 2, L में कितने होंगे 8 और फिर M में कितने चले जाएंगे 1। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना है 1 होता है। तो ये क्या कर सकता है, ये 1 किसी को दे सकता है। क्लियर हो गया, ताकि इसकी आउटर मोस्ट शेल क्या होगी 8 है जो, वो कंप्लीट हो जाएगी और ये क्या बन जाएगी, एक नोबल गैस बन जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपको पता होना चाहिए। तो इफ़ इट लूज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स M शेल देन इट्स L शेल विल बिकम आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। एंड दैट हैज़ स्टेबल ऑक्टेट, वो क्या हो जाएगा, स्टेबल ऑक्टेट हो जाएगा, जैसा मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, आगे बोला है न्यूक्लियस ऑफ दिस एटम स्टिल हैव 11 प्रोटॉन बट द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स हैज़ 10। ठीक है, मतलब इसके पास जो प्रोटॉन्स की बात करें तो वो अभी भी 11 रहेंगे सोडियम के पास, लेकिन अगर वो 1 दे देता है तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, ये 10 हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात याद रखिएगा, अगर सोडियम किसी को अपना 1 इलेक्ट्रॉन्स देता है तो उसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। क्लियर हो गया। ऑन द अदर हैंड अगर हम क्लोरीन की बात करें जो कि 17 होता है, कितना होता है, लेट्स आई एक्सप्लेन यू। क्लोरीन गाइस होता है 17 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो K, L और M और N होता है। तो K में 2 हो जाएगा, L में कितना हो जाएगा आपके पास 8 हो जाएगा और इसमें कितना हो जाएगा 7। अब देखिए इसको अगर कंप्लीट करना है या तो ये 7 किसी को दे दे या 1 किसी से ले ले, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में कितने हो सकते हैं, 8 तो हो ही सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इससे अच्छा है कि जो देखिए सोडियम की अगर हम बात करें तो सोडियम के पास 1 था, है ना, 1 था, ये 1 क्या कर ले, इससे ले ले, तो इसका ये वैलेंस हो जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगी इसकी आउटर मोस्ट शेल। और यहाँ से भी ठीक है, यहाँ से भी एक ऑक्टेट क्रिएट हो जाएगा, लास्ट शेल जो बन जाएगी, है ना। तो इसलिए क्या कर सकते हैं, क्लोरीन क्या करेगा, 1 ले लेगा। तो अब आप इस चीज़ को देखिए, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे किस तरह से चीज़ें चल रही हैं। ये देखिए, ये देखिए सोडियम ने क्या किया, अपना 1 इसको क्लोरीन को दे दिया, तो ये इस तरह से बन गया। ठीक है, तो ये आपके पास है। अब इसमें जो आपको पढ़ना है तो वो आपको क्या पढ़ना है, देखिए पॉजिटिव मैंने आपको बताया, पॉजिटिव चार्ज कब लगता है, जो दे रहा होता है। नेगेटिव चार्ज किस पर लगेगा, ये दिख रहा है आपको, ये नेगेटिव चार्ज लगा, नेगेटिव चार्ज किसको लगेगा, जो कि लेने वाला है। ठीक है,
अब इसमें आपको जो पढ़ना है दैट इज़ आयनिक कंपाउंड पढ़ लेना है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ आयनिक कंपाउंड। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, ये देखिए द कंपाउंड फॉर्म्ड इन दिस मैनर, ठीक है, इन दिस मैनर मतलब कि एक्सचेंज ऑफ आयंस जो हो रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स करके जो हो रहा है उसे कह रहे हैं बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। तो ये देखिए यहाँ पे मेटल मैग्नीशियम था और नॉन मेटल कौन सा है, दैट इज़ क्लोरीन है। तो मेटल से नॉन मेटल में जाके जो आप कह सकते हो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, तो इस तरह से जो कंपाउंड बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। आगे आपको क्या करना है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ जो है आयनिक कंपाउंड का पढ़ लेना है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड क्या है, देखिए मैं जो आपको ये रिवीजन करा रही हूँ जस्ट वो उसी वे में करवा रही हूँ जिसमें आपका क्या है फाइनल का मतलब कि जो आपका कहते हैं ना रिवाइज सिलेबस जो था आपका, ठीक है ना, रिड्यूस सिलेबस था, उसके हिसाब से मैंने आपको क्विक रिवीजन करवाया। तो देखिए यहाँ पे आपको जो है आयनिक कंपाउंड के जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको पढ़ेंगे। एक तो फिजिकल नेचर उसका कैसा होता है वो पता होना चाहिए कि ये कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं और हार्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। तो ये पता होना चाहिए कि फिजिकल नेचर कैसा कैसा होगा, सॉलिड होगा, इसके बाद हार्ड होगा। और हार्ड क्यों होने वाला है, क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव। नेक्स्ट इसके बाद आपको मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पता होना चाहिए। तो इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये पता चल गया आपको, ठीक है। इसके बाद जो आपको याद रखना है वो है सॉल्युबिलिटी, ये वाटर में सॉल्युबल होता है, ये आपको याद रख लेना है। एंड इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होता है बट वाटर में क्या होता है, सॉल्युबल होता है, ये याद रखना। और सॉल्वेंट कौन कौन से होंगे, कैरोसिन, पेट्रोल एक्सेट्रा बताया। नेक्स्ट होता है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है कि जो आयनिक कंपाउंड है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने देते हैं, मतलब जो है पास होने देते हैं, इस तरह से। तो ये थोड़ा सा आपको जो है बस मोल्टन स्टेट में होना चाहिए, ये पता है मोल्टन मतलब कि पता ही है ना, डाइल्यूटेड फॉर्म में होना चाहिए। तो ये है, बाकी ये सिलेबस से आपका इस बार रिड्यूस कर दिया गया है, तो इस टॉपिक को मैं नहीं एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है, अकरेंस ऑफ मैटर। तो गाइस आई होप आपको ये जो जितना मैंने एक्सप्लेन किया है समझ में आया होगा। बट अब जैसे 2021 के जो बच्चे हैं जो नए अभी आ रहे हैं उनके लिए मैं ज़रूर अगले टाइम पे इसके आगे का ही कवर कर दूँगी। तो गाइस प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें मुझे कि कैसा लग रहा है वीडियो और कैसे आपको ये हेल्पफुल रह रही है। तो थैंक यू टू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।